अपने आप को मतलब पढ़ाई के प्रति एक्टिव करना पड़ेगा, तब जा कर के जॉब लगती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एक क्वेश्चन पुटअप किया करो क्लास के अंदर, कोई भी टीचर आता है क्लास में क्वेश्चन पूछा करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करोगे ना, उतना ही आपका ये दिमाग है ना, ये दिमाग चलना शुरू होगा। कितने ग्राम का होता है अपना माइंड? कितने ग्राम का है? 1400 या 1350 ग्राम? 1350 ग्राम। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा घिसोगे ना तो उतना ही ज़्यादा ये चलेगा, उतना ही ज़्यादा अपना अच्छे से काम करेगा ये। और बाकी क्या है, हम क्या करते हैं, मतलब आराम से बैठ जाते हैं और कुछ हो जाता है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा घिसोगे ना उतना ही ये ज़्यादा काम करेगा। ईमानदारी से बताना, घर पर कितना पढ़ते हो? यहाँ कोचिंग के अलावा घर पर कितना पढ़ते हो, ये बताओ एक बार। कितना? 1 घंटा? तो आपके पास यानी कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और 24 घंटे में आप मान लो यहाँ पर आ जाते हो 9 बजे और 9 से 2 बजे तक, ठीक है। इस टाइम को छोड़ करके आपके पास में कितने घंटे बच गए? यहाँ 5 घंटे हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब इन 5 घंटों को छोड़ने के बाद आप बताइए कितना घंटे पढ़ते हो? शाबाश। ये देखना एक बार, अपने आप को देखना यहाँ पर कि आप इसमें 8 घंटे अगर मान के चलो, 8 घंटे वैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सोने के लिए भी, ठीक है, लेकिन कम से कम एक स्टूडेंट को सोना चाहिए 6 घंटे। 6 घंटे सोने के बाद भी 6 और 5 ये 11 घंटे निकाल दिए ना, तो भी आपके पास काफ़ी घंटे बच गए हैं। उसमें क्या करते हो? अगर इनमें बचे हुए घंटों में अगर आप 2 घंटे भी अपना फ़ोन देख लेते हो ना, भाई इंटरटेनमेंट करना भी ज़रूरी होता है, तो 2 घंटे आप फ़ोन भी देख लो, उसके बाद भी टाइम आपके पास बहुत सारा बच गया। क्या करते हो उसमें? सोचो एक बार, आज जा करके एक बार देखना कि मैं 24 घंटे में क्या करती हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। तब जाके कंटिन्यूटी आएगी। टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के अनुसार काम करो, तब जा करके पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि हाँ घर से बोल के आ गए सेंटर में जा रहा हूँ, ठीक है, सेंटर में 2 घंटे ली और चल पड़े यहाँ से, बस घर वाले खुश हो रहे हैं, हाँ भाई मेरा बेटा बहुत पढ़ा है, मेरी बेटी बहुत पढ़ा है, तो सेंटर में जाती है। लेकिन ये ना तो परिवार को धोखा देते, ये खुद को धोखा दे रहे हो अपने आप को। अच्छा, नेशनल जीके के अंदर पढ़ते हैं आज हम ज्योग्राफी वाला पार्ट। पढ़ी है क्या ज्योग्राफी? नहीं पढ़ी है, आज पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में मतलब जब आप कोई भी एग्जाम देख लो, हर एग्जाम के अंदर नेशनल जीके आएगी। नेशनल जीके के अंदर काफ़ी पार्ट होते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट आते हैं, है ना। काफ़ी सब्जेक्टों में कौन कौन से आते हैं? एक तो आएगा सबसे पहले ज्योग्राफी वाला। एक चीज़ और आपको देखना भाई, मतलब कोई भी एग्जाम है ना पेपर में, तो एक तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, एक पॉलिटिकल से ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा इनका मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो अपना, है ना। तो ज्योग्राफी का शायद पॉलिटिकल की क्लास तो आपकी लगती होगी कंटिन्यू, है ना। तो ये ज्योग्राफी वाला ही पोर्शन करते हैं आज। ज्योग्राफी में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ज़्यादा कम सारी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी होती है कि ज्योग्राफी तो वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, वहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा। अरे कम से कम उनको तो रट लो। ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, 20-22 टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को भी अच्छे से कवर कर लोगे ना, तो आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा वहाँ पर। 22 टॉपिक कर लो बस, 22 टॉपिक कवर कर लिए ना अपने एक सब्जेक्ट के, तो कंप्लीट है आपका, ठीक है। लेकिन 22 तो पढ़ने पड़ेंगे भाई, इनकी एक चीज़ भी नहीं छोड़नी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि वही मतलब मोटा मोटा पढ़ लिया और जयराम जी की, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक ईमानदारी से आपको कवर करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी को, और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, या तो बनते हैं नदियों से रिलेटेड, या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैप से संबंधित। अगर आपको मैप अच्छे से समझ में आ गया तो आपका मैप से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे मैप बनाओ एक बार, देखते हैं किसको अच्छा बनता है मैप। मैप बनाओ शाबाश कॉपी के अंदर, जैसा भी बने वैसा ही बनाइए।
मैप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी बाउंड्री से रिलेटेड, ठीक है, कि हमारा जो वर्ल्ड के अंदर जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसकी लोकेशन बताइए, भारत की स्थिति एवं विस्तार बताइए कितना है। ठीक है, तो भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, क्या? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई अक्षांश और देशांतर? किसे कहते हैं अक्षांश और देशांतर? बताना, अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? लाइन तो देखी है ना ग्लोब के ऊपर, ग्लोब पर लाइन होती है, देखी है ना। कुछ लाइन तो कैसी होती हैं, ये वाली हैं, और कुछ लाइन इस प्रकार की होती हैं, है ना। तो कौन सी जो लाइन है उनको अक्षांश बोला जाता है और कौन सी लाइन है उनको देशांतर बोला जाता है। कौन सी होती है? शाबाश बताओ। ग्लोब देखा है आप सभी ने, ग्लोब देखा हुआ है। मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब के ऊपर कुछ लाइन इस प्रकार की हैं, ठीक है, और कुछ लाइन क्या है, इस प्रकार की हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन आया था, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, किस प्रकार, किस दिशा से किस दिशा में खींची गई है। ग्रुप डी के अंदर पेपर में आया था भैया क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज तो ध्यान रखना, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं या देशांतर रेखाएं हैं, ये कोई माप करके रेखाएं नहीं बना रखी हैं। ये सारी रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। वे रेखाएं जो किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं, उन रेखाओं को तो क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उनको? अक्षांश रेखाएं कहती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसके, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ग्लोब के ऊपर खींची गई है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये चीज ये पेपर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो माइंड में बैठा लेना अच्छे से कि जितनी भी रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर, सारी कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक हैं, वो किसी को माप तोल करके नहीं खींची गई है, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। अब पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे इसी ग्लोब से ही, ठीक है, कि कुल अक्षांश रेखाएं बताइए कितनी हैं। कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी होती हैं? कितनी होती हैं अक्षांश रेखाएं? 181 या 80? ये भी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। कुल अक्षांश रेखाओं की बात आए या कुल अक्षांश की बात आए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें ना, तो कुल अक्षांश रेखाएं तो कितनी होती हैं? 181, ठीक है। कितनी होती हैं? 181। अब ये 181 कैसे होती हैं? आज तक तो हमने 180 पढ़ी है ना। यानी कि ये है हमारी 0 डिग्री। 0 डिग्री को और किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री को बोला जाता है, मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ से, 0 डिग्री को और क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी का ही एक नाम और आता है, क्या? विषुवत रेखा, ठीक है। क्या है? विषुवत रेखा। कई बार इंग्लिश में भी नाम आ जाए है, इक्वेटर लाइन बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो 0 डिग्री है ये वाली, इस 0 डिग्री से 90 ऊपर 90 नीचे, है ना। 90 और 90 कितनी हो गई? 180। 90 और 90 कितनी भाई? 180। लेकिन 181 कैसे हुई? 0 डिग्री जो रेखा है इसको भी काउंट करने के बाद में, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना, कुल अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 180, लेकिन 0 को शामिल करने के बाद कितनी हैं? 181। कुल की बात करेंगे तो कितनी है? 181। एक चीज और देखना, मान लो ये है ग्लोब, ठीक है। इस ग्लोब के ऊपर इस तरह से राउंड कर रखी हैं ये रेखाएं, है ना। तो ये क्या बनाती है? सर्कल बनाती है, मतलब वर्त बनाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश वर्त बताइए कितने हैं, अक्षांश वर्त कितने हैं, ठीक है। तो अक्षांश वर्त की बात करें तो कितने हैं? कितने अक्षांश वर्त बनते हैं ग्लोब के ऊपर? कितने? हाँ, 179। क्यों भाई? ये 181 थे तो 179 क्यों बने? ये फैक्ट आपको समझ में आएंगे ना, रटोगे तो याद नहीं रहेगा। ये चीज आपको इसको अच्छे से समझोगे ना तब याद रहेगी कि 179 ही क्यों रही। हमने 181 लाइन पढ़ी थी, है ना, तो 179 क्यों है सर्कल? क्या रीजन है इसका? रीजन ये है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री जो पोल है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण वाला जो पोल है, ये वर्त नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये सिर्फ एक पॉइंट है,
ठीक है, क्या है, एक बिंदु है। इस कारण से ये क्या नहीं बनाते, ये वर्त नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक बिंदु है, इस कारण से। तो 2 घटा दिए किसमें से, 181 में से, तो कितने बने हमारे अक्षांश वर्त, 179। दोनों चीज याद होगी आराम से। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से ही, आपने काफी बार देखा होगा, यानी कि कौन सा, एक तो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन सी, 0 डिग्री से ऊपर वाली, ठीक है। एक आती है कौन सी, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाली, ठीक है। तो इनको किस नाम से जानते हैं, आपने काफी बार नाम सुना होगा, करक रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, नाम सुने हैं ना। करक रेखा क्या है, आपने ये नाम भी सुना होगा कि करक रेखा भारत को क्या करती है, 2 पार्ट में यानी कि 2 भागों में बांटती है ना। करक रेखा क्या करती है, भारत के 7 राज्यों से गुजरती है ना, सुने हैं ये। तो करक रेखा है, करक रेखा कौन सी डिग्री अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध की है या दक्षिणी गोलार्ध की है, कौन सी को बोला जाता है, ठीक है। मकर रेखा कौन सी डिग्री अक्षांश है, 23.5 है दोनों ही, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको बोला जाता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है उसको कहा जाता है करक रेखा। पता चल गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि करक संक्रांति कब होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है भाई, करक संक्रांति कब होती है। एक पूछा जाता है मकर संक्रांति कब होती है, और एक पूछा जाता है मकर संक्रांति पर्व कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति पर्व कब मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, ठीक है। करक संक्रांति कब होती है, शाबाश बताइए, कब होती है करक संक्रांति, ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन है 21 जून, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर, एक ऑप्शन है 21 मार्च, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है 23 सितंबर। शाबाश, इनमें से ही बता दो। और एक और दे देती हूँ, आजकल 5 ऑप्शन आते हैं ना, एक ऑप्शन और है 14 जनवरी, ठीक है। शाबाश, ये है, क्योंकि 5 ऑप्शन तो अब आने शुरू ही हो गए, है ना। हाँ बताइए, शाबाश, करक संक्रांति कब होती है, 21 जून को। क्यों, क्या रीजन है करक संक्रांति होने का, हाँ, सूर्य का प्रकाश कहाँ पर गिरता है, करक रेखा के ऊपर सीधा गिरता है। इस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है ना। कहाँ पर होता है सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं, ये हमने रट लिया, उत्तरी गोलार्ध में यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, उसी दिन क्या होती है करक संक्रांति। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध भी तो है, क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे यहाँ से, सबसे बड़ी रात, ठीक है। करक संक्रांति को कब कहाँ पर होती है, क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ से, सबसे बड़ी रात करक संक्रांति को कहाँ होती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, कौन से में, इस तरह से भी तो क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हमने एक चीज रट ली अच्छे से कि करक संक्रांति को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा दिन सिर्फ कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन आप सभी को पता होगा कि गोलार्धों में विपरीत स्थिति पाई जाती है, दोनों गोलार्धों में। अगर इस गोलार्ध में दिन है तो इसमें क्या होगी, रात, इसमें सर्दी है तो इसमें क्या होगी, गर्मी होगी, है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी तो कुछ घटना घटित हो रही होगी, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी। तो 4 तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, सिर्फ करक संक्रांति से ही, ठीक है। तो एक को मत रट के बैठना। अब इसके बाद मकर संक्रांति की बात आती है, तो मकर संक्रांति कब होती है बताइए शाबाश, 22 दिसंबर को, है ना। कब होती है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। क्या होता है इस दिन, सबसे बड़ी रात होती है, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ही होती है, ठीक है। कौन से में, उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरह से है मकर संक्रांति पर्व कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को, ठीक है। यो भी पेपर में आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मकर संक्रांति पर्व की बात थी और ऑप्शन यही दे रखे थे, ठीक है, इस तरीके से ही। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से और फिर आंसर देना है। अच्छा, 2 ऑप्शन और बच गए, 21 मार्च और 23 सितंबर। इनको क्या होता है भाई, 21 मार्च और 23 सितंबर हैं, इनको क्या होता है, दिन रात इक्वल होते हैं, है ना। दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन दिन रात बराबर कहाँ होते हैं, पता है सबको, भूमध्य रेखा के ऊपर।
ठीक है। जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी गिरती हैं, उस टाइम पर क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, उस टाइम पर एक टाइम ऐसा आता है कि सूर्य बिल्कुल कहां पर, भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। वो दो डेट कौन कौन सी हैं, एक तो 21 मार्च और दूसरा कौन सा है, 23 सितंबर। हो जाएंगे ना यहाँ से क्वेश्चन आपके आराम से। अब इसके बाद देखो, हम भारत का मैप पढ़ रहे थे, है ना, थोड़ा सा देशांतर और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद भारत का मैप करेंगे अच्छे से। अच्छा, देशांतर रेखाएं बताइए शाबाश कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 360, 360 है ना देशांतर रेखाएं। क्यों भाई देशांतर रेखाएं 360 ही क्यों है, देशांतर रेखाएं भी तो 361 होनी चाहिए ना। हाँ भाई, देशांतर रेखाएं हैं वो भी तो 361 होनी चाहिए। क्यों, जीरो को मिलाकर के इस 0 डिग्री को मिलाएंगे तभी 361 होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है, 360 ही। रीजन क्या है, हमने अक्षांश रेखाएं तो 181 पढ़ ली, है ना, 0 डिग्री को मिलाकर के भूमध्य रेखा को काउंट करने के बाद, लेकिन देशांतर रेखाएं 360 ही काउंट क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है। अब देखो 360 हमने की ना, 360 में यानी कि यहाँ से इस साइड वाली कितनी 179, ठीक है, यहाँ से इस साइड की कितनी 179, कितनी हुई, मैं रीजन बता रही हूँ आपको क्यों है ये। 179 और 179 कितने हुए, 358, 358 हो गए ना। अब एक इस 0 डिग्री को भी काउंट करो, 0 डिग्री को किस नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। और यही क्या है, विश्व का मानक समय है, ठीक है, विश्व का जो समय मापा जाता है वो कौन सी रेखा पर मापा जाता है, 0 डिग्री देशांतर पर ही मापा जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, एक इसको हमने काउंट कर लिया तो कितनी हो गई 359। अच्छा, अब 359 हो गई तो एक रेखा कौन सी बच गई। अब ये ध्यान रखना है अच्छे से, यहाँ से इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो 180 वाली बार वाली लाइन है ना, ये कोई दो रेखाएं नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये एक रेखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 180 जो ये देशांतर रेखा है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। क्या कहलाती है ये, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब देखो मैंने सर्कल बताए अक्षांश रेखाओं के, अक्षांश रेखाओं के सर्कल कितने बनते हैं, 179 बनते हैं। तो पेपर में पूछ लेंगे कि कौन सी देशांतर रेखा है जो वर्त बनाती है, तो कितनी देशांतर रेखाएं वर्त बनाती हैं, सिर्फ एक बनाती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी जो देशांतर रेखा है ना, ये सर्कल नहीं बनाती है भाई, ठीक है, सिर्फ कौन सी बनाती है, एक बनाती है, और वो कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या करती है, सर्कल बनाती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अच्छा, एक और भी बात आपको यहाँ से याद रखना है, यानी कि ये जो 180 देशांतर रेखा है ना, ये कंप्लीट सर्कल भी नहीं बनाती है, ये भी अच्छे से याद रखना। ये टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी एक जगह पर से टेढ़ी मेढ़ी है, ये कहाँ पर है, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। कहाँ से है ये, तो ये है बेरिंग सागर के पास में, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पास में बेरिंग सागर, चुक्सी सागर आता है, वहां से क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको पता चल गया देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अब हम हमारे भारत के मैप पर आते हैं। भारत का मैप है, यानी कि भारत की जो लोकेशन है इस ग्लोब के ऊपर कहां पर है, ठीक है, भारत है वो ग्लोब पर कहां स्थित है, बताइए शाबाश, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। क्या अकेले उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ध्यान रखना है भाई, ये वाला है कौन सा, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, तो भारत की जो लोकेशन है वो तो यहाँ है इस गोलार्ध में, तो अकेला उत्तरी गोलार्ध नहीं है, क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। कौन सा गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये चीज आपको याद रखना। अच्छा, अब देखो, यानी कि यहाँ पर है ना, एक अक्षांश रेखा हमारे भारत को यहाँ से टच करके आगे निकलती है, एक अक्षांश रेखा हमारे भारत को यहाँ से टच करके आगे निकलती है, इस तरीके से एक अक्षांश रेखा हमारे भारत को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है,
है ना। इसी तरीके से एक देशांतर रेखा हमारे भारत को यहाँ से टच करके आगे निकलती है, एक देशांतर रेखा यहाँ से भारत को आगे यानी कि टच करके निकलती है। इसी तरह से एक देशांतर रेखा और है जो भारत के अंदर से गुजरती है, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारे समय का पता चलता है कि सुबह के 8 बजे हैं, शाम के 8 बजे हैं, अब 9 बज गए, अब 10 बज गए। वो सारा किससे पता चलता है, मानक समय से पता चलता है। तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये याद करनी है, ये पेपर में आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि भारत की जो लोकेशन है ग्लोब के ऊपर, वो कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। तो कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है, शाबाश बताइए। ये वाला है यहाँ से ये डिग्री यानी कि एक अक्षांश रेखा ये वाली की, ठीक है। एक यहाँ से जाती है ये जो ऊपर वाले एरिया से, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि एक ये मैप बना ही लेती हूँ यहाँ से, एक यहाँ पर यानी कि क्या करती है, इसको 2 पार्ट में क्या कर देती है भाई, डिवाइड कर देती है ना, इस तरीके से। तो भारत है कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। इसी तरीके से भारत का यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी एक अक्षांश रेखा इस तरीके से टच करके आगे निकलती है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछूंगी। अब देखो आज यहाँ पर जो हमारा शुरू होता है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, लेकिन कहाँ पर कंप्लीट होता है ये 37 डिग्री, और 37 डिग्री कितना 6 मिनट। गोलार्ध आपको याद रखना है, हेमिस्फीयर आपको याद रखना है। कौन से गोलार्ध के अंदर ये बातें हैं, कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। कौन सा है भाई, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि हमने 8 डिग्री 4 से शुरू किया, अगर यहाँ से शुरू करें तो कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होगा, 6 डिग्री 45 मिनट से, ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होकर के कहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर कंप्लीट होता है। ये रेखा आपको पता ही है 2 भागों में बांटती है, कौन सी है, 23.5 और 23.5 डिग्री, कौन सी, उत्तरी गोलार्ध की। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है क्या भाई, कर्क रेखा। सबको पता है ना, कर्क रेखा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक देशांतर रेखा यहाँ से गई, ठीक है, ये वाली, और एक देशांतर रेखा यहाँ से जाती है इस तरीके से टच करके। तो भारत है वो कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है, तो कितने डिग्री से शुरू होता है, यहाँ पर ये है 68 डिग्री, 68 डिग्री कितना 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और कितने पर कंप्लीट होता है हमारा 97 डिग्री, और 97 डिग्री कितना 25 मिनट, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। देशांतर में बात आएगी तो पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांश के आधार पर बात करेंगे तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, इस तरीके से। तो कितना है हमारा देशांतरीय विस्तार बताइए शाबाश जल्दी से, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ से शुरू करेंगे तो कितना है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हो जाएगा ना, आराम से याद हो गया होगा, है ना। अच्छा, अब देखो एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है भाई, ये वाली, और इस देशांतर ये वाली कौन सी है, ये है 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री कौन सी, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। कौन सी आती है ये 82.5 डिग्री वही पूर्वी गोलार्ध। ये क्या है, ये भारत का मानक समय। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे चलता है, शाबाश जल्दी से बता दो, 5.5 घंटे। कैसे पता चला 5.5 घंटे पर आगे चलता है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत का यानी कि पूर्वी जो छोर है, ठीक है, और यह पश्चिमी छोर है, इसमें समय का अंतर बताइए कितना है, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतर है वो कितना है, शाबाश बताइए कितना है, 2.5 घंटे का, 2.5 का नहीं है भाई, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये टाइम निकालना आ जाए ना, तो किसी प्रकार का किसी भी देश का क्वेश्चन पुटअप कर ले, आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। किस प्रकार से, यानी कि जैसे ये जो ग्लोब है,
ठीक है, ग्लोब के ऊपर यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर से अगर हम किस दिशा में, पूर्व दिशा में जाते हैं ना तो समय में अंतर आता है, अगर हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो समय में अंतर आता है। लेकिन कितना कहाँ पर आता है, अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री को पार करेंगे ना तो 1 डिग्री को पार करेंगे तो कितने मिनट का अंतर आता है भाई, यहाँ पर 4 मिनट का अंतर आता है। लेकिन किस दिशा में बढ़ेगा, किस दिशा में घटेगा, अगर पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो समय क्या होगा, ऐड होगा, और इस दिशा में जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना, 1 डिग्री को पार करेंगे तो कितना आएगा, 4 मिनट का अंतर आएगा। और हमें कितना पार किया, 82.5 पार किया, तो 82.5 को किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। मिनट आएंगे, मिनट को किससे भाग दे दो, 60 से भाग दे दो। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, देखती हूं आपको निकालना आता है क्या। लिखो, चीन ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में है, चीन ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, जिसकी राजधानी बीजिंग है, जो 100 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो 100 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो 100 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अगर ग्रीनविच रेखा पर, अगर ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 5 बजे हैं, ठीक है, ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 5 बजे हैं, तो बीजिंग में कितने बजेंगे, तो बीजिंग में कितने बजेंगे, शाबाश बताओ। अंतर ही तो निकालना है ना, क्या निकालना है भाई, 1 डिग्री को पार करेंगे तो कितना आएगा, 4 मिनट का, तो हमें तो पार कितना करना है, 100 डिग्री पार करना है, तो 100 को 4 से गुणा कर दो, कितनी आ गई, 400 मिनट आ गई ना। 400 मिनट को क्या है, किसका भाग देना है, 400 मिनट में घंटे बनाने हैं तो 60 का भाग दे दो। ठीक है, कितना आ गया, भाग देने के बाद में कितने घंटे बने, कितने बने भाई, 6 36 और बच गए 4, यानी कि 6 घंटे और 6, हाँ ठीक है, इस तरीके से आएगा, पता चल गया ना निकालना। इसी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध का भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि यूएसए का कोई भी डिग्री दे दिया, या फिर आपको कोई भी शहर का नाम दे दिया, आपको पता होना चाहिए ये शहर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं, आपको समय निकालना आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जाए, निकाल सकते हो ना। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको दे, समय निकालने से संबंधित या समय पूछने से संबंधित, आप आराम से कवर कर सकते हो, कर दोगे ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा अंतर है कितना, 5.5 घंटे का, किससे, ग्रीनविच से। हमारा आगे चलता है ना टाइम, ठीक है, कितना आगे चलता है, 5.5 आगे चलता है। क्यों, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, और पूर्वी गोलार्ध में क्या होता है, समय ऐड होता है, समय आगे मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध की बात करेंगे तो समय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कितने बताए थे, सुबह के 5 बताए थे ना, तो अब यहाँ पर कितने बजेंगे चीन में, ऐड करना है ना, हाँ 11:40 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से निकालना आ गया ना। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से अपने आप खुद बना करके देखना, फिर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो हमारी यानी कि ग्रीनविच, ये जो भारत का मानक समय है, ये भारत का मानक समय जो देशांतर रेखा है, ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो कौन सा है, यूपी, इसके अलावा कौन कौन से हैं भाई, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा आता है, छत्तीसगढ़, और कौन सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और लास्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से क्या गुजरती है हमारी देशांतर रेखा, कौन सी, 82.5 डिग्री। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत का मानक समय कहाँ पर मापा जाता है, कौन सी जगह पर मापते हैं, यूपी में मापते हैं, है ना। जगह कौन सी है, यूपी में नैनी नामक स्थान।
ठीक है। मिर्जापुर, इलाहाबाद के अंदर मिर्जापुर, और मिर्जापुर में जगह कौन सी, नैनी, वहां पर हमारा क्या किया जाता है, मानक समय मापा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से ही, यानी कि भारत का कौन सा, ये जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और कौन सा, यानी कि भारत का पश्चिमी गुजरात वाला एरिया, इसमें समय का अंतर कितना आता है, तो 2 घंटे का अंतर आता है। 2 घंटे का अंतर क्यों भाई, अगर मान लो यहाँ पर 6 बजे है ना, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 4 बजेंगे। ठीक है, कितने बजेंगे, 4 बजेंगे। ये समय का अंतर क्यों आया, क्या है इसका अंतर आने का रीजन, हाँ क्योंकि डिग्री का रीजन है ना। 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, इनके बीच में जो अंतर है वो आता है कितना, 29 पॉइंट समथिंग आता है, 29 डिग्री समथिंग आता है। लेकिन हमारा कितना मान रखा है, हमारे कंप्लीट मान रखा है कितना भाई, 30 मान रखा है। तो 30 डिग्री को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितना गया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर। अगर भारत के अंदर भी अगर पूछे तो आराम से कवर कर सकते हो, बता सकते हो ना, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि भारत का यानी कि जो अंतिम स्थान है वो कौन कौन से हैं, पेपर में सीधे पूछे जाते हैं कि भारत का यानी कि दक्षिण में लास्ट बिंदु बताइए कौन सा है, भारत का पश्चिम में लास्ट बिंदु बताइए कौन सा है, भारत का पूर्व में लास्ट बिंदु बताइए कौन सा है, और भारत का उत्तर में लास्ट बिंदु बताइए कौन सा है। ये तो हमने अक्षांश और देशांतर ही देखे हैं। तो अगर बात करें कौन सी, यानी कि भारत के दक्षिण में यहाँ वाली, ठीक है, दक्षिण, ये दक्षिण और दक्षिणतम 2 तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अगर बात करें दक्षिण की, ठीक है, भारत का दक्षिण बिंदु बताइए, तो हमारा आंसर अलग होगा। अगर बात करें किसकी, दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो हमारा अलग आंसर होगा। दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा ना, तो वो ये वाली पूछ रहा है भाई, सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है। और दक्षिण की बात करें ना, तो जिसके ऊपर हम निवास करते हैं, इस स्थान की बात कर रहा है, मुख्य भूमि की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु आता है तमिलनाडु राज्य के अंदर, और तमिलनाडु राज्य में कौन सा, कन्याकुमारी। ठीक है, कौन सा है भाई यहाँ पर, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अगर ऑप्शन ना मिले ना, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, केप कैमोरिन। ठीक है, ये वाला वर्ड भी आपको याद रखना है, केप कैमोरिन, ये भी कई बार क्वेश्चन, कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है ये वाला। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं। अच्छा, अगर बात करें कौन सा, यानी कि उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा। कौन सा, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाई, लद्दाख, लद्दाख के अंदर है, और लद्दाख में हमारा कौन सा, इंद्राकोल। ठीक है, कौन सा आता है यहाँ पर, इंद्राकोल है। पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, यूटी में डिवाइड कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बना दिए, एक तो मैंने बता दिया लद्दाख, दूसरा कौन सा, कश्मीर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कश्मीर। तो हमारा लास्ट बिंदु का किस में आता है, लद्दाख के अंदर, कौन सा है, इंद्राकोल। इसी तरीके से सबसे लास्ट बिंदु की अगर बात करें ना, ये वाला, ठीक है, तो सबसे लास्ट बिंदु यहाँ पर कौन सा है, ये है ग्रेट निकोबार के अंदर। ठीक है, कहाँ पर भाई, ग्रेट निकोबार में, और ग्रेट निकोबार में यहाँ कौन सा है भाई हमारा, ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बात करो, या फिर इसी का ही दूसरा नाम आता है क्या, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, कौन सा, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसी की ही बात करें कौन सा, प्रासन पॉइंट। प्रासन पॉइंट की बात करो या पिग्मेलियन पॉइंट, तीनों ही क्या है, इसी के ही नाम है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये है ग्रेट निकोबार के अंदर। अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट वाला जो भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं भाई, ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद बात करें, यानी कि ये वाला भारत का पश्चिमतम बिंदु है, वो कौन सा है, तो ये पश्चिमतम बिंदु कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है ना। गुजरात में कौन सा, गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में है ना, गुजरात के अंदर भारत का थोड़ा सा एरिया अरब सागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर है कौन सी जगह, यहाँ है सर क्रिक। ठीक है, कौन सी जगह है भाई, सर क्रिक, और इस सर क्रिक का सबसे लास्ट स्थान है, और सबसे लास्ट स्थान यहाँ पर कौन सा है, गौर माता। ठीक है, कौन सा है भाई यहाँ, गौर माता। तो भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, गौर माता। ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है, और एक और भी मिल सकता है, यानी कि ये वाला पार्ट है ना गुजरात का, इसको बोला जाता है क्या, कच्छ का
रण, ठीक है, कच्छ का रण, ये वाला भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर कौन सा, यानी कि भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तम बिंदु कहाँ पर आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है यहाँ पर कौन सा, वालांगू। और वालांगू के अंदर जो लास्ट स्थान है वो कौन सा है, किबिथु, ठीक है, कौन सा है, किबिथु। लेकिन अब सीईटी मेंस जो हुआ था ना, सीईटी मेंस में किबिथु भी नहीं दे रखा था, अलग ही नाम आया था, यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। और सीईटी मेंस में दे रखा था कौन सा, यानी लोहित, ठीक है, लोहित भी नाम नहीं था, लूहित नाम था भाई, ये लूहित। और पेपर देख लेना सीईटी मेंस ग्रुप 56 और 57 का जो हुआ था उसमें ये ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो यानी कि किबिथु वाला है, उसी पार्ट को ही किस नाम से जानते हैं, लूहित के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। वालांगू भी आपको याद रखना, किबिथु भी याद रखना है, लूहित वाला नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, पूर्वोत्तम बिंदु है। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि दक्षिण जो भाग है, दक्षिण भाग के अंदर, यानी ये दोनों चीज है ना, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में दक्षिण पूछा है या दक्षिणतम पूछा है, ठीक है। तो दक्षिण की बात करें तो कौन सा आएगा, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। और यहाँ की बात करें तो कौन सा आएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। पता चल गया ये सारी बातें, लोकेशन की पता चल गई, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, और कौन से लास्ट बिंदु है हमारे, और जो मानक समय है वो कौन सा है, और हमारे समय का अंतर है वो क्यों आता है, कितना समय का अंतर है, हमारा समय आगे चलता है वो किस प्रकार से चलता है। पता चल गई ना सारी बातें। अच्छा, अब इसके बाद देखो, यानी कि जो कर्क रेखा है ना, ये क्या करती है भाई, ये भारत को दो भागों में बांटती है। दो भाग इसके कौन कौन से बना दिए, एक तो जो उत्तर में है वो तो कौन सा, उत्तरी भारत, और जो दक्षिण में है वो कौन सा, दक्षिणी भारत। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, कर्क रेखा क्या करती है, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है ना। आपने देखा होगा कि भारत के दक्षिणी भाग के तीन तरफ क्या है, जल है ना, भारत के तीन तरफ क्या है भाई, जल है। अब तीन तरफ जल है ना, तो तीन तरफ जो स्थलीय भाग है, जो जल से घिरा हुआ है, उस भाग को किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप बोला जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार भी बोले जाते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दक्षिणी भाग है वो ज्यादा समतल मैदानी एरिया नहीं है, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है, कहीं पर क्या है, पठारी भाग है, कहीं पर पर्वतीय एरिया है। तो इस कारण से इस भाग को क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अब इसके तीन तरफ जल है ना, तो तीनों तरफ क्या क्या कौन कौन से भाग आते हैं। अगर पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबको पता है क्या है भाई, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। अगर यहाँ पर बात करें कौन सा सबसे, यानी कि नीचे वाला एरिया, तो यहाँ कौन सा है, हिंद महासागर, ठीक है, कौन सा एरिया आता है यहाँ पर, हिंद महासागर। अब पूछ लेंगे कि भारत को कौन सा महासागर टच करता है, सिर्फ एक ही करता है। कुल महासागर कितने हैं, 5 है ना, 5 में से कौन सा महासागर हमें टच करता है भाई, हिंद महासागर टच करता है, ठीक है। हिंद महासागर का नाम भी भारत के कारण से ही हिंद, इंडिया के नाम से ही क्या पड़ा था, हिंद पड़ा था, ठीक है, इसी कारण से। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, भारत का दक्षिणी भाग जल के साथ लगता है, भारत का उत्तरी भाग किसके साथ में लगता है, स्थल के साथ में लगता है ना। अब ये सारा एरिया है ना, ये सारा एरिया क्या है भाई, ये दूसरे देशों के साथ में सीमा बनती है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी, किसके साथ में, दूसरे देशों के साथ में। तो इसको तो क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, जलीय सीमा बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की जलीय सीमा की लंबाई बताइए कितनी है, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई बताइए कितनी है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अब दो तरह की जलीय सीमा कैसी होगी, एक तो कौन सी, मुख्य भूमि की वो बात कर रहा है, ठीक है, मुख्य भूमि कौन सी, जहां पर हम निवास करते हैं, ये वाला एरिया इसकी। तो भारत की तटीय बोल दो या जलीय बोल दो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तटीय सीमा की लंबाई बताइए कितनी है, तो तटीय सीमा इसकी बात करें तो अलग आएगी, ठीक है, लेकिन
हमारा कुछ एरिया जल के अंदर भी तो है, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर हमारा कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप है। इसी तरीके से हमारे भारत के छोटे बड़े मिलाकर के 500 द्वीप आते हैं, वो भी तो सीमा बनाते हैं जल के साथ में। तो इस तरीके से तो कुल जलीय सीमा बताइए भारत की कितनी है, कुल जलीय सीमा या तटीय सीमा बताइए कितनी है। दोनों पेपर में पूछा जा है, यो HCS के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया था, कुल तटीय सीमा की लंबाई बताओ कितनी है। ऑप्शन दोनों दे रखे थे यहाँ पर। तटीय सीमा की बात करें ना तो ये वाली बात कर रहा है, ये है कितनी 6100 किलोमीटर, बिल्कुल भाई, और ये है कितनी 7516.6 किलोमीटर। ये ऑप्शन है ना, ये 2-3 ऑप्शन दे रखा था ये, ठीक है, 7516.4, 3 और 6100 दोनों दे रखे थे, ठीक है। तो ये फिक्स आपको याद रखना है 7516.6, ठीक है, इस तरीके से। तो 7516 पॉइंट इसकी क्या है, कुल तटीय सीमा, और तटीय सीमा कितनी 6100 दिमाग में आए तो याद रखना, सिर्फ इसकी बात कर रहा है जहां पर हम रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं। और 7516 की बात आए तो उनकी बात कर रहा है जो हमारे क्या है, द्वीपीय भाग है, ठीक है। कौन से हैं, द्वीपीय। अब एक और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि भारत की तटीय सीमा है ना, यहाँ पर कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं, 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं, शाबाश बता दो जल्दी से, 9 राज्य कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आएगा कौन सा, गुजरात, फिर यहाँ पर है कौन सा, महाराष्ट्र, फिर यहाँ है कौन सा, गोवा, फिर यहाँ पर ये वाला भाग आता है किसका, कर्नाटक का, फिर ये वाला जो एरिया है ये आता है किसका, केरल का, फिर ये वाला भाग है ये आता है किसका, तमिलनाडु का, फिर ये जो भाग है ये है आंध्र प्रदेश, और ये है कौन सा, ओडिशा, और लास्ट भाग आता है किसका, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो 9 राज्य क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है किस राज्य को लेकर के, तेलंगाना को लेकर के, कि तेलंगाना है वो जलीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता। क्वेश्चन पूछेंगे भारत का एक ऐसा के दक्षिण भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो भूआवेष्टित है, लैंड लॉक्ड राज्य कहलाता है जो, ठीक है, जिसकी सीमा ना तो किसी देश के साथ में लगती, ना ही किसी यानी कि जलीय वाले भाग के साथ में लगती। तो कौन सा, दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही राज्य है, और दक्षिण भारत में यहाँ पर एक राज्य है कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है ना, कैसा राज्य है भाई, भू आवेष्टित राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है, भू आवेष्टित। अगर ये 9 राज्य सीधे याद हो जाते हैं तो ठीक है, अगर सीधे याद नहीं होते हैं ना तो ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, यानी हमारी जी है भाई, जी इस तरीके से लिखना है अगर याद करना है तो, ये वाला जी लिखना है, हमारी जी है, और जी का नाम क्या है, जी का नाम है के, ठीक है, हमारी के जी है, और ये हमें बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो हम इसको क्या करते हैं, लाड दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, और क्या करते हैं, इसको पैसे देते हैं ज़्यादा, है ना। तो क्या है, के जी है, के जी का हमने क्या कर दिया, इसको पैसे ज़्यादा दिए, और पैसे ज़्यादा दिए तो भाई इसका क्या करवाना पड़ा, हमें ATM खुलवाना पड़ा। और ATM हमें कहाँ पर खुलवा दिया, इसका यूपी में, ठीक है। के जी और के जी का ATM कहाँ पर है, यूपी में है। तो ये 9 राज्य इससे आराम से याद रह जाएंगे अगर कंफ्यूजन रहता है तो, ठीक है। तो के में कौन सा, केरल, दूसरे के में कौन सा, कर्नाटक, जी में कौन सा, गोवा, दूसरे जी में कौन सा, गुजरात। ATM में ए में कौन सा, आंध्र प्रदेश, टी में कौन सा, तमिलनाडु, अम में मध्य प्रदेश मत कर लेना, यहाँ पर कौन सा, महाराष्ट्र, यूपी में उत्तर प्रदेश याद नहीं रखना है, यू में कौन सा, ओडिशा, और पी में कौन सा, पश्चिम बंगाल। आराम से याद रह जाएगा के जी का ATM कहाँ है, यूपी में। सीधा याद कर सकते हो तो सीधा आराम से याद रह सकता है। ये इसलिए कंफ्यूजन ना रहे कि तेलंगाना इसमें आएगा या नहीं। भारत का दक्षिण में एक ही के जो राज्य है वो क्या है, भू आवेष्टित। अगर अब बात करें भारत के कुल कितने राज्य हैं जो भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ में लगती और ना ही किसी जल के साथ में लगती हैं, तो कितने राज्य आते हैं भारत के। क्या हरियाणा एक भू आवेष्टित राज्य है भाई, ठीक है, क्या है। तो कितने राज्य आते हैं, 5 राज्य। 5 राज्य हैं भारत के भू आवेष्टित राज्य हैं, जिनकी सीमा ना तो जल के साथ में लगती और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं, 2 तो आपने याद कर लिए, एक तो कौन सा, तेलंगाना, दूसरा कौन सा, हरियाणा, है ना। लेकिन 3 और बच गए। 3 कौन से, वो 3 यहाँ पर हैं।
तीन कौन कौन से हैं? एक तो है मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा छत्तीसगढ़, और तीसरा कौन सा है? झारखंड। ठीक है, इनकी सीमा किसके साथ में? ना तो देश के साथ लगती और ना ही जल के साथ में लगती। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य हैं लैंडलॉक्ड? 5। ठीक है, कौन कौन से हैं? हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा? झारखंड। ये हो जाएगा आराम से याद। दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण भारत का सिर्फ एक ही राज्य है और दक्षिण भारत का कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, कौन सा आता है भाई? तेलंगाना आता है। अब इसके बाद आती है उत्तर भारत की। उत्तर भारत का जो एरिया है वो किसके साथ में सीमा बनाता है? यानी कि देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या स्थलीय सीमा लगती है भाई? और स्थलीय सीमा लगती है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे भारत की कुल तटीय ये स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है भाई? 15,200। ठीक है, कितनी आती है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला है। कहाँ से है हमारी सीमा? यहाँ इस वाले एरिया की। ये है सारी लंबाई, ये बाउंड्री है। इसकी लंबाई कितनी आती है? इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। लेकिन इसकी है ना 15,200, अगर बाई चांस ऑप्शन ना मिले, 15,106 ऑप्शन मिले ना, तो ये भी सही कर देना। ठीक है, 15,200 भी आती है, 15,106 भी। एक्चुअल में अगर हम मापते हैं तो इसकी लंबाई कितनी आती है? 15,106 किलोमीटर आती है। ठीक है, अच्छा अब पूछेंगे आपसे कि भारत के साथ में कितने देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो कितने हैं? काउंट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा पड़ोसी दुश्मन, कौन सा? पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ सबसे छोटी लगती है कौन से की? अफगानिस्तान की। इसके बाद यहाँ पर बैठा हुआ है दूसरा दुश्मन हमारा, कौन सा? चीन। इसके बाद यहाँ पर है कौन सा? नेपाल। इसके बाद यहाँ पर है कौन सा? भूटान। फिर यहाँ पर बैठा हुआ है भाई कौन सा? म्यांमार। और फिर यहाँ है कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, कितने देश हो गए? 7 देश। 7 देश के साथ में हमारी क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा लगती है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई इसकी कितनी है? 15,200। ठीक है, कितनी लंबी है? 15,200। अगर ये पूछे आपसे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ में लगती है, तो सबसे लंबी किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ में है? सबसे छोटी अफगानिस्तान के सासाथ में। अफगानिस्तान के साथ में कितनी है? 106 किलोमीटर। लेकिन बांग्लादेश के साथ में अगर बात करें तो कितनी आती है? 4,096 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 4,096। लेकिन इतना तो काम कौन चलन है, सारे याद करने पड़ेंगे, है ना। सबसे लंबी फिर दूसरे नंबर वाली पूछ ली तो क्या करेंगे? सबसे लास्ट में अफगानिस्तान ना दिया तो दूसरा पूछ लिया तो क्या करेंगे? सारी याद करनी पड़ेंगी आपको, है ना। तो सबसे लंबी कौन सी है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर कौन सा? चीन। तीसरे नंबर पर कौन सा? पाकिस्तान। लेकिन ये इस तरीके से आपको याद नहीं रहेंगी, इसको एक लाइन में आप आराम से याद रख सकते हो। इनकी सीक्वेंस आपको आराम से याद हो सकती है। क्या चीज़ है? आपको ये लाइन याद रखनी है, बचपन में भूल आया। ठीक है भाई, हमारी बचपन की जितनी भी बातें थी ना, उन सभी बातों को क्या कर दिया हमने? बचपन में भूलाए। ठीक है, क्या है? बचपन में भूलाया। ये सीक्वेंस से आपकी सारी याद हो जाएंगी आराम से। सबसे लंबी किसके साथ, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, और सबसे लास्ट कौन सा, आराम से याद रह जाएगा। क्या भूलाया भाई? हमारी बचपन की बातें थी वो भूलाए, बस इतना ही तो है। बचपन में भूल आया, क्या भूलाए? बचपन की यादें भूलाए, है ना। तो सबसे लंबी कौन सा? सबसे लंबी आती है बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा है कौन सा? चीन। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है कौन सा? नेपाल। फिर आता है कौन सा? म्यांमार। और फिर भूल, भूल में लय को अलग से मत कर लेना, कंप्लीट है भूल। भूल में कौन सा? भूटान। ठीक है, और लास्ट आया में कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे छोटी कितनी? 106। लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी? 4,096। ये आपको रटनी पड़ेंगी भाई सारी,
ठीक है, इनकी लंबाई आपको रटनी पड़ेगी कितनी किसके साथ में लंबी है। चीन के साथ में अगर बात करें तो कितनी है 3488 किलोमीटर। ठीक है, अगर पाकिस्तान के साथ में बात करें तो कितनी आती है 3323 किलोमीटर। नोट कर लो इनको साथ में। ठीक है, इसके बाद अगर यानी कि नेपाल की बात करें तो कितनी आती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ में अगर बात करें तो कितनी आती है इसकी है भाई 1648 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद भूटान की अगर बात करें तो भूटान की आती है कितनी 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान आपको याद है कितनी है 106 किलोमीटर। देखो इसमें दो दो चीज याद रखनी है साथ साथ में। कुछ आपको दिख रहा होगा यानी कि 34 ये दो एक लाइन में है 34 33 है ना इस तरीके से, और फिर क्या है 16 17 और 16 हो जाएगी आराम से। एक ही बचा कौन सा 699 कर सकते हो ना। 4096 तो याद है, 106 भी आपको याद है। कितना याद रखना है 34 33 याद रखना है। ठीक है, 34 किसके साथ में चीन के साथ में, 33 किसके साथ में पाकिस्तान के साथ में, फिर 17 16 याद रखना है। 17 किसके साथ में भूटान के साथ में। ठीक है, हाँ कौन ना सॉरी पहले म्यांमार आएगा और फिर कौन सी है भूटान के साथ में। हो जाएंगी ना आराम से, कर लोगे ना। हाँ हो जाएगी। बता दो चीन के साथ कितनी है 34 कितनी 88। अच्छा बताना भूटान के साथ कितनी है 699। ठीक है, बताना एक बार आप भाई कितनी है। अफगानिस्तान की बता दो जल्दी से। अफगानिस्तान के साथ कितनी है। एक्टिव होकर के बैठो, बात ये है सोना नहीं है, नींद मत लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो देखिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में क्या है यानी कि हमारी बाउंड्री लगती है, तो सीधी सी बात है भाई बाउंड्री लगती है तो हमारे राज्य भी तो यहाँ से लगते होंगे, इसके साथ में सीमा बनाते होंगे है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन पुटअप करेगा यहाँ से पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। पहले राज्य थे, अब स्टेट भी हो, ये केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए ना, अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, इस कारण से क्वेश्चन पूछ लेंगे भारत के कुल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य पहले 17 थे, अब कितने हैं पहले 17 राज्य क्या करते थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, लेकिन अब 16 राज्य हैं। 16 राज्य और 2 क्या केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका नया बन गया है, अकेला 17 याद नहीं रखना है। ठीक है, भारत के 17 राज्य पहले सीमा बनाते थे, लेकिन अब कितने 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको अच्छे से याद है, कौन कौन सा लद्दाख, दूसरा कौन सा कश्मीर। ठीक है, कौन कौन सा है लद्दाख और कश्मीर। ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश के साथ में यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो कुल कितने हैं भाई, एक्टिव होके बैठोगे ना तो अभी याद करवा दूंगी सारे के सारे, रटने नहीं पड़ेंगे, लेकिन नींद के लटके लोगे ना तो याद नहीं होंगे। ठीक है, माइंड अगर बाहर गया तो भी याद नहीं होंगे भाई। सबसे पहले था कौन सा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए पहले कहाँ पर है, यहाँ है ना। ठीक है, कहाँ है यहाँ पर है। अब देखो इसके पास में ये वाला एरिया लगता है भाई इसके साथ। अब थोड़ा बहुत तो पता होगा कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सा राज्य है, थोड़ा बहुत तो पता है ना। कौन कौन से राज्य यहाँ पर बताइए शाबाश। एक तो यहाँ कौन सा आता है पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है। और कौन सा है भाई यहाँ पर एक यहाँ है असम वाला भाग है। फिर यहाँ पर जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय। ठीक है, कौन सा है एक यहाँ पर मेघालय। एक यहाँ आता है जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, कौन सा त्रिपुरा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा भाग है एक और स्टेट का आता है, वो कौन सा है मिजोरम। ठीक है, कितने राज्य हैं 5 राज्य। 5 राज्य क्या करते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन पल्ला कौन पड़े है ना। अब देखो आप टाइम देखते हो हमेशा, आपको कैसे पता चलेगा भाई सुबह के 8 बजे या शाम के 8 बजे, किससे पता चलेगा एएम और पीएम से पता चलेगा है ना। किससे पता चलेगा एएम और पीएम से पता चलेगा। किस चीज का पता चलेगा
टाइम का पता चलेगा, है ना। AM PM से हमें क्या पता चलता है, टाइम का। बस ये ही वो AM PM में 5 राज्य हैं जो किसके साथ में सीमा लगती है, जिनकी बांग्लादेश के साथ में लगती है। आराम से याद हो जाएंगे, है ना। AM PM क्या करते हैं, सबको पता है, टाइम बताते हैं। और AM PM क्या है, बांग्लादेश के साथ में लगने वाले भारत के 5 राज्य। कौन कौन से हैं, नोट कर लो इनको साथ में, ये ट्रिक लिख लो साथ, ठीक है। ए से कौन सा, असम, ठीक है। कौन सा है भाई, असम। अम से कौन सा, अम से एक तो है मिजोरम, ठीक है। कौन सा है, मिजोरम। पी से कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा भाई, पश्चिम बंगाल। दूसरे अम से कौन सा आएगा, दूसरे अम से है मेघालय, ठीक है। और टी से कौन सा, टी से आता है त्रिपुरा, ठीक है। कौन सा है, त्रिपुरा। आराम से याद हो जाएगा। AM PM क्या करते हैं, टाइम बताते हैं। और ये हमें क्या याद करवा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ लगने वाले भारत के 5 राज्य, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, बांग्लादेश के बाद दूसरा राज्य कौन सा था बचपन में, चीन, है ना। कौन सा है, चीन। रफ कर दूंगा इसको। दूसरा देखो, चीन के साथ लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। पहले तो है ना चीन के साथ भारत के 5 राज्य लगते थे भाई, लेकिन अब क्या हो गया, केंद्र शासित बनने के बाद क्या है, चेंज हो चुके हैं। तो पहले क्या थे, चीन के साथ लगने वाले भारत के राज्य। अब देखो चीन यहाँ पर है, ये वाला एरिया है चीन का, है ना। तो देखिए यहाँ चीन का कौन कौन, यानी कि भारत का कौन कौन सा, ये वाला भाग लगता है एक तो, और कौन सा लगता है, अगर ये वाला भाग देखे तो यहाँ नेपाल आ गया, अगर ये वाला देखे तो क्या आ गया, भूटान आ गया। तो एक भारत का ये वाला भाग लगता है, एक भारत का ये वाला लगता है। तो ये तो कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये कौन सा है, ये है सिक्किम, ठीक है। कौन सा है, सिक्किम है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा है, यहाँ पर अच्छे से देखना है आपको, जो कि ये हमारा जम्मू कश्मीर था ना, ये जम्मू कश्मीर ये वाला पार्ट था सारा, ठीक है। ये कंप्लीट क्या कहलाता था, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब 2 पार्ट में डिवाइड है, तो 2 पार्ट में डिवाइड है तो अब ये इस प्रकार का नक्शा बन गया। ये वाला तो बन गया लद्दाख और ये वाला बन गया कश्मीर, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कश्मीर का एरिया चीन के साथ लगता है, नहीं लगता। तो अच्छे से माइंड में बैठा लेना, कश्मीर वाला पार्ट नहीं लगता है, ठीक है। कौन सा लगता है, लद्दाख का, लद्दाख लगता है यूटी, ठीक है। एक तो यूटी लगेगा भाई, यूटी कौन सा लगता है, लद्दाख लगता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य हैं, राज्य कौन कौन से लगते हैं यहाँ पर, वैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन साथ में एक चीज याद रखना, हमारी एक बहन है भाई, और उस बहन का नाम है आशु। आशु की स्पेलिंग ये याद रखनी है, डबल ए मत कर देना यहाँ पर, आशु। और आशु क्या है, हमारे से बड़ी है तो हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, जी लगाते हैं। आशु जी कहाँ रहती है, हमें चीन के साथ में याद रखने हैं, तो कहाँ रहती है वो, चीन में रहती है। आशु जी कहाँ रहती है, चीन में। चीन के साथ लगने वाले राज्य कौन से हैं, आशु जी वाले हैं भाई, ठीक है। कौन से हैं, आशु जी। अब इस आशु जी में ए से कौन सा, ए से कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अस से कौन सा, अस से है सिक्किम, कौन सा है भाई, सिक्किम। अच से कौन सा, अच से है हिमाचल प्रदेश, और यू से कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा भाई, उत्तराखंड। अब जी है ना, जी से जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, यूटी में डिवाइड। तो आपको क्या याद रखना है, लद्दाख, ठीक है। आशु जी कहाँ रहती है, चीन में। AM PM से किसका पता चलता है, टाइम का। AM PM किसके साथ में राज्य लगते हैं, बांग्लादेश। और चीन के साथ लगने वाले राज्य कौन से थे, आशु जी, ठीक है। कौन से हैं, आशु जी। आराम से हो जाएंगे ना यार। इसके बाद अगला आता है कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगने वाले भारत के राज्य, और पाकिस्तान के साथ में तो सारा ही मेरा है भाई, है ना। कौन कौन से हैं, लेकिन पहले 4 राज्य थे, अब 4 राज्य नहीं है, अब क्या है, 3 राज्य 2 यूटी, ठीक है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये 3 राज्य हैं यहाँ वाले, ठीक है। 3 राज्य ये हैं। 3 राज्य कौन कौन से, गुजरात, दूसरा कौन सा, राजस्थान, तीसरा कौन सा, पंजाब, ठीक है। अब कौन सा, कश्मीर, और कौन सा, लद्दाख। हो जाएगा ना आराम से, इनको सीधा याद कर सकते हैं। पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ लगने वाले 3 राज्य तो कौन कौन से हैं, गुजरात है, दूसरा कौन सा है भाई, पंजाब है,
तीसरा कौन सा है, राजस्थान है। अगर बात करें यूटी की तो यूटी 2 आती हैं। 2 यूटी कौन कौन सी हैं भाई यहाँ पर, एक तो लद्दाख है और दूसरी यूटी की बात करें तो कौन सी आती है, कश्मीर। ठीक है, कौन सी है भाई, कश्मीर है। ठीक है, आराम से याद रह जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो देश आता है वो कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। ठीक है, अब नेपाल वाला एरिया ये देखो, ये है ना नेपाल के साथ लगने वाला भाग। ठीक है, ये भाग लगता है भाई। अब यहाँ कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा, उत्तराखंड वाला। फिर ये वाला आ जाएगा, कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट है ना, ये आप मैप में अच्छे से देखना, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला भाग है, वो इस साइड में है। दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, तो दार्जिलिंग वाला एरिया भी किसके साथ में, नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, कितने राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले, तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है कितनी, 5। ठीक है, कितने हैं भाई, 5 हैं नेपाल के साथ में। कौन कौन से, इसको ये याद रख लो। आपने बीएसपी पार्टी का नाम सुना है, किसकी है, फुल फॉर्म बताओ। बसपा, किसकी दो, फुल फॉर्म बताओ। बसपा थोड़ी हुई फुल फॉर्म, ये तो हिंदी में हो गई, शॉर्ट नेम। हाँ, बहुजन समाज पार्टी कहाँ की है, कौन से स्टेट की है, बहुजन समाज पार्टी कौन से स्टेट में है, जजपा कहाँ है, जेजेपी कहाँ है, हरियाणा में है ना। तो इसी तरीके से ये कहाँ की है, यूपी की। ठीक है, कहाँ की है, यूपी की, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी देखो, मैं याद करवाने का तरीका बता रही हूँ। बीएसपी पार्टी कहाँ, यूपी। यूपी और कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर बीएसपी पार्टी है। बीएसपी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में है। ठीक है, अब यूपी से ही अलग हुआ था ना उत्तराखंड, कब अलग हुआ था, उत्तराखंड कब अलग हुआ था, 2002। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में अलग हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बीएसपी पार्टी कहाँ है भाई, यूपी और उत्तराखंड के अंदर है। तो बी से कौन सा, बी से तो है बिहार, एस से कौन सा, सिक्किम, और फिर कौन सा है भाई, पी से मैंने बताया ना दार्जिलिंग वाला एरिया, और दार्जिलिंग किसका, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और यूपी से यूपी हो गया, उत्तराखंड से कौन सा, उत्तराखंड हो गया। तो 5 राज्य हैं, 5 राज्य किसके साथ में, नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। मैंने आपको 3-4 ट्रिक करवाई है। सबसे पहले बताई टाइम क्या, एएम और पीएम क्या करते हैं, टाइम बताते हैं। दूसरी मैंने आशु जी बताई, आशु जी कहाँ रहती है, चीन में रहती है। तीसरी मैंने बताया बीएसपी पार्टी, बीएसपी पार्टी कहाँ है, शाबाश बोलो, बीएसपी पार्टी कहाँ है, यूपी और उत्तराखंड। बीएसपी में किस राज्य के साथ में सीमा लगेगी, नेपाल के साथ में। आशु जी कहाँ, चीन के साथ में। और एएम पीएम कहाँ, बांग्लादेश के साथ में। आराम से याद हो जाएंगे। एक मैंने बताया केकेजीजी का एटीएम कहाँ, यूपी में। केकेजीजी से हमने क्या याद किया था, जलीय सीमा वाले 9 राज्य। ठीक है, क्या थे, जलीय सीमा बनाने वाले हमारे 9 राज्य। हो जाएंगे ना आराम से। अच्छा, अब इसके बाद आता है कौन सा, भूटान वाला एरिया भाई। ठीक है, भूटान के साथ में हमारे भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो भूटान है ना, छोटा सा देश है भाई, लेकिन यहाँ हमारा भारत का एरिया इसके साथ में सही सारी लगता है। ठीक है, ये वाला है भूटान। ठीक है, यहाँ छुपा हुआ है, हमने 3 तरफ से घेर रखा है भूटान को। तो ये वाला भाग है ना हमारा, ये सारा एरिया लगता है भूटान के साथ में। तो इसके साथ कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा, सिक्किम। फिर ये वाला यहाँ पर ये भाग है भाई। ठीक है, यहाँ से कौन सा, एक तो ये वाला भाग पश्चिम बंगाल का, फिर ये वाला भाग असम का, असम घाटी वाला एरिया, और फिर ये वाला भाग लगता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का। 4 स्टेट हैं भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। 4 स्टेट कौन कौन से हैं, तो 4 स्टेट में आप या तो ये वर्ड याद कर लो, ठीक है, कि बड़े बड़े जितने भी सांप लोग हैं ना वो सारे भूटान में रहते हैं, या फिर आप ये याद रख लो, यानी कि सांपों का जो देश है,
सांपों का देश किसको बोल देंगे? भूटान को बोल देंगे। अंतर सिर्फ ये रहेगा, बी याद करोगे तो बंगाल बनेगा, पी याद करोगे तो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सांपों का देश भूटान, या बड़े बड़े सांप हैं वो भूटान में। आज से कौन सा है? आज से सिक्किम। ठीक है, कौन सा है भाई? सिक्किम। ए से कौन सा है? असम। असम। ए से कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और पी से याद करोगे तो पश्चिम बंगाल, और बी से याद करोगे तो अकेला बंगाल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सांपों का देश कौन सा है? भूटान, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आता है कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के साथ में हमारे भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? म्यांमार में हमारा एक ऐसा राजा था जिसको क्या है कि मतलब वहां उसको जेल में भेजा गया था। कौन सा राजा था? मुगल काल का था क्या कोई? मुगल काल का राजा था ना, क्या नाम था उसका? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसको कहाँ भेज दिया था? बर्मा की जेल में। कौन सी जगह पे भेजा था? रंगून। बोला जाता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर सबसे बड़ा शासक भी था वैसे तो, यानी कि सबसे बड़े साम्राज्य पर राज करने वाला, जिसको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, वहीं पर ही रंगून के अंदर ही उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कौन थे वो? बहादुर शाह जफर सेकंड थे। तो कहाँ भेजे थे? बर्मा। बर्मा के अंदर रंगून जेल के अंदर क्या किया गया था? भेजा गया था। बर्मा किसका प्राचीन नाम है? बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम है। ठीक है, म्यांमार नया नाम है बर्मा का, तो ये ध्यान रखना। अब देखो बर्मा की यानी कि म्यांमार के साथ में हमारे जो राज्य लगते हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य लगते हैं भाई यहाँ पर। 4 राज्य कौन कौन से हैं? इन 4 राज्यों को आप याद रखना। किस तरीके से याद रखोगे? पहले तो इनको देख लो, यहाँ कौन कौन से राज्य हैं। ये वाला एरिया है ना, ये वाला भाग आता है भाई भारत का। ठीक है, अब इसमें ये जो पार्ट है ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर ये वाला भाग है कौन सा? नागालैंड का। फिर यहाँ पर ये वाला भाग आता है मणिपुर का, और फिर ये वाला पार्ट आता है किसका? मिजोरम का। ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? अरुणाचल, ये म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। लेकिन इनको ट्रिक से याद करो ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अरुणा हमारी मामी है भाई, ठीक है, अरुणा। और अरुणा हम सब की, पूरे भारत की मामी मान के चलो, क्योंकि हमें देश के साथ याद करने हैं। अरुणा मामी, और अरुणा मामी कहाँ से? अरुणा मामी म्यांमार वाली। ठीक है, अरुणा मामी कहाँ वाली भाई? म्यांमार वाली। तो अरुणा मामी से 4 राज्य याद हो जाएंगे आपको। अरु से याद करोगे ना, तो अरु से कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा? अरुणाचल। अरु से याद रखना है। ना से कौन सा? ना से नागालैंड। नागालैंड। और यानी कि कौन सा? मिजोरम याद कर सकते, सॉरी, मणिपुर, और आई से कौन सा हो जाएगा? मिजोरम याद हो जाएगा। अरुणा मामी, इसको इंग्लिश में लिखोगे ना तब अच्छे से याद रहेगा। अरुणा, और अरुणा कौन है? अरुणा मामी। ये अच्छे से याद रहेगा। अरुणा मामी कहाँ की? अरुणा मामी म्यांमार। अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, ए से मणिपुर, आई से मिजोरम, है ना। हो जाएगी ना मामी किसकी? कौन सी मामी? कौन सी मामी? अरे बोलो, म्यांमार वाली। ठीक है, आसू जी कौन सी? आसू जी कौन सी थी? चीन वाली। ठीक है, कौन सी? चीन वाली। बीएसपी पार्टी यूपी और उत्तराखंड। ठीक है, कौन सी? यूपी और उत्तराखंड। केके जीजी का एटीएम यूपी में है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे सारे राज्य जो जिनके साथ में लगते हैं वो वाले याद हो गए। हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे? मर्जी आपकी। आप सीधे याद करो तो सीधे याद कर लो, ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो ट्रिक से याद रख लो। अब इसके बाद देखो आगे। अब देखो भारत के साथ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं भाई, है ना। जैसे कि रेड क्लिफ पूछी जाती है। रेड क्लिफ किसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है?
अगर पूछा जाए मैकमोहन है किसके साथ में बनाता है, डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा है, वो किसके साथ में सीमा बनाती है, भारत और किसके श्रीलंका के बीच में इनको अलग अलग करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है, म्यांमार के साथ भारत का कौन सा एरिया लगता है उसको किस नाम से जानते हैं। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कौन सा, पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के साथ में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका क्या नाम है, शाबाश बता दो कौन सी। हाँ वेरी गुड, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ को कब बनाया था, रेड क्लिफ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ में, भारत और पाकिस्तान के साथ में। रेड क्लिफ किस किस के साथ में लगती है, भारत और पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ को बनाया कब था, जब हम आजाद हुए थे, जब भारत को दो भागों में बांटा था। दो भागों में कब डिवाइड किया था, 1947 के अंदर। 1947 में इसको बनाया था। बनाने वाले कौन थे, बनाया किसके द्वारा गया था, उसी के नाम पर ही है, जो इसके हेड थे उसी के नाम पर। ठीक है, रेड क्लिफ ने क्या है इसको बनाया था। ठीक है, किस किस के बीच की सीमा है ये, भारत और पाकिस्तान के बीच की। अब इसके बाद है ना थोड़ा सा एरिया ये वाला है ना अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है भाई, डुरंड रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा आती है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा बनाई थी उस टाइम पर तो क्या थी, बनाई उस टाइम पर तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही बनाई थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें ना तो वर्तमान में किस किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना। ये वर्तमान में तो बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन बनाई थी कब, 1896 के अंदर। और उस टाइम किस किस के बीच में बनाई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई थी। ये याद रखना भाई। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ में, चीन के साथ में। चीन के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम बताइए क्या है, तो इसका क्या नाम आता है भाई, मैकमोहन। ठीक है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर, मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कब बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, बनाई गई थी सर मैकमोहन के द्वारा ही। लेकिन कब, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। ठीक है, कब बनाई गई थी, 1914 के अंदर बनाई थी। और 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में है, चीन और भारत के बीच में। ठीक है, किसके बीच में आती है, चीन और भारत। अच्छा, इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या, ऐसी फिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन एक नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच में। कौन सी नदी सीमा बनाती है भाई यहाँ पर, तो यहाँ नदी है कौन सी, काली गंगा। याद रखना, काफी बार पेपर में आता है काली गंगा। काली गंगा है वो क्या करती है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, भारत और नेपाल। अब ये काली गंगा है ना, काली गंगा, काली गंगा का दूसरा नाम बताइए क्या है, काली गंगा को और किस नाम से जानते हैं, तो काली गंगा सरयू, शारदा। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, काली गंगा। लेकिन सीमा की अगर बात करेंगे ना तो सीमा सिर्फ काली गंगा के नाम से ही बनाती है। ठीक है, ये याद रखना। यानी कि जहाँ पर ये बाउंड्री यहाँ से ये इसके पास में से बहती है, ये इस वाले एरिया के पास में, तो यहाँ पर इस एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं, काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है यानी कि बांग्लादेश के साथ में और कौन सा, म्यांमार के साथ में। क्या म्यांमार के साथ में हमारी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो यहाँ पर कौन बनाती है भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ एक पर्वतीय पहाड़ी है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी पहाड़ी बनाती है भाई, यहाँ पर पेपर में सीधा पूछते हैं, अराकान योमा। अराकान योमा कहाँ पर है, अराकान योमा मिलती है भारत और म्यांमार के बीच में, अराकान योमा पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, अराकान योमा। ये अराकान योमा पहाड़ी क्या है, हिमालय पर्वत का ये एक भाग है। जैसे कि हिमालय पर्वत मान लो ये इस वाले एरिया में इस तरीके से ये फैला हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से फैला हुआ है भाई हिमालय पर्वत। लेकिन म्यांमार में जा करके है ना ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मुड़ जाता है।
ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना हिमालय पर्वत का, ये पार्ट क्या कहलाता है? अराकान योमा पहाड़ी कहलाता है, ठीक है, पर्वत कहलाता है। ये तो इसकी बात हो गई। लेकिन भारत की भी एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पर सीमा बनाती है, वो भी पेपर में पूछ लेते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो यहाँ भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो कौन सी है? वो इस वाले भाग में यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी? लुसाई, ठीक है, लुसाई पहाड़ी है। लुसाई पहाड़ी क्या करती है? म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश और भारत, ये म्यांमार के बीच में क्या करती है? सीमा बनाती है। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो ये वाला आपको मिलेगा, लुसाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, पटकाईबुंग पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ है ना, वो सारी पहाड़ी इसी वाले एरिया के अंतर्गत आती हैं, एक सीक्वेंस में आती हैं। कई बार इनकी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। जब भारत का हिमालय या भारत का विभाजन पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर मैं ये सारी बातें आपको, सारी पहाड़ियाँ बताऊँगी, कौन सी कहाँ पर है, किस नाम से जानी जाती है और उसकी ऊँचाई कितनी है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में हमारी जो यहाँ ये बाउंड्री लगती है, इसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वैसे तो ये रेड क्लिफ ही है भाई, ठीक है, रेड क्लिफ के नाम से ही जानी जाती है वैसे तो। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उस टाइम पर क्या था? पाकिस्तान का ही पूर्वी भाग था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन अलग से इसका नाम क्या दे रखा है? अलग से नाम दे रखा है 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है। क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में सीमा बनाते हैं? तो 3 बीघा कॉरिडोर बनाते हैं बांग्लादेश और दूसरा कौन सा? भारत के बीच में, ठीक है, या पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक और भी पूछी जाती है, बांग्लादेश ने किसको? बांग्लादेश ने यहाँ पर, बांग्लादेश ने अरुणाचल प्रदेश को कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से, है ना। तो त्रिपुरा और कौन सा? त्रिपुरा है भाई, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ठीक है। त्रिपुरा और कौन सा? ये बांग्लादेश। ये वाली जो बाउंड्री है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? देखो ये वाली कंप्लीट तो क्या है? ये वाली कंप्लीट तो कहलाएगी 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है। लेकिन ये वाला अकेला है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला अकेला क्या कहलाएगा? तो ये वाली अकेली कहलाती है शून्य रेखा, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं इसको? शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो शून्य रेखा जो सीमा बनती है, ये बनती है त्रिपुरा के साथ में। किस किस के? त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। हो जाएगा आराम से याद, है ना। ये वाली कौन सी थी? याद ही है ये तो। कौन सी थी ये वाली? रेड क्लिफ। ये वाली कौन सी थी? मैकमोहन। ये वाली कौन सी थी? डूरंड रेखा। वर्तमान में किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ कौन सी है? काली गंगा। यहाँ कौन सी है? अराकान योमा। और दूसरी भारत की अगर बात करें तो कौन सी है? लुसाई, ठीक है। यहाँ की बात करें तो कौन सी है? 3 बीघा कॉरिडोर। और त्रिपुरा के साथ में बात करें तो कौन सी आएगी? शून्य रेखा, ठीक है। कौन सी है? शून्य रेखा। हो जाएंगे ना आराम से याद। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है दक्षिण वाले एरिया में, दक्षिणी भारत के अंदर। दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? जल्दी से बताओ। श्रीलंका, ठीक है। कौन सा है भाई? श्रीलंका है दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश। अच्छा, ये तो पहला पड़ोसी देश हो गया भारत का दक्षिण में। दक्षिण में भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? नो, दक्षिण में भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश आता है इंडोनेशिया, ठीक है। कौन सा है? इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया किसके निकटतम आता है? वो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ठीक है। तो दोनों याद रखना, पहला तो है श्रीलंका और दूसरा कौन सा आता है? इंडोनेशिया। अब यहाँ देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में ये वाला पार्ट है ना, भारत और श्रीलंका, यहाँ पर भी कुछ भाग है जो इन दोनों को अलग करता है ना। कौन कौन सा एरिया है जो यहाँ अलग करता है? पाक जल स्ट्रेट या पाक जल संधि किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका के। इसके अलावा भी और पार्ट है यहाँ पर, इसके अलावा भी और भाग हैं जो इनके बीच में है। कौन कौन से हैं? और कौन सा? बिल्कुल, शाबाश बोलिए। देखो ये वाला भाग है ना, यहाँ एक पुल बना रखा है। रामायण देखी थी क्या?
लंका में गया था राम, लंका में गया था तो वो पुल बनाया था। कौन सा पुल था वो यो तो पुल था जो बनाया था, ये पुल था वो। इसने पार करके लंका में गया था। लंका में जाके बंदर ने लगाई थी क्या, हनुमान ने आग लगाई थी, वहां जाके लंका में लगाई आग, है ना। तो यही वो पुल है रामायण वाला, ठीक है। राम सेतु पुल जिसको बोला जाता है। आदम ब्रिज जो है, आदम ब्रिज है वो ये वाला ही है। ये थी वो लंका, ठीक है, श्रीलंका वाला एरिया ये वाला है वो। देखो आपको एक तो पता चल गई भाई, पाक जल संधि है, पाक जल स्टेट है, तो पाक जल स्टेट किस किस के बीच में है पता है भाई, भारत और श्रीलंका के बीच में, सब ने बेरा है। दूसरा पता चल गया कौन सा पुल है, आदम पुल। आदम पुल या आदम ब्रिज है, ये भी कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है यहाँ पर। कौन सा द्वीप है यहाँ, ठीक है, दो द्वीप आते हैं वैसे। दो द्वीप कौन कौन से हैं यहाँ, एक द्वीप का नाम है पंबन, पंबन द्वीप, और इसी द्वीप पर है ना भारत का द्वीप स्थित है, और इस द्वीप का नाम क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप। ये दोनों भी कहाँ पर हैं, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। एक खाड़ी भी है भाई यहाँ पर, ठीक है। खाड़ी कौन सी, बंगाल की खाड़ी मत याद रखना, बंगाल की खाड़ी इस साइड में रह गई, ठीक है। खंबात की खाड़ी भी मत याद रखना, खंबात की खाड़ी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ खाड़ी आती है मन्नार की। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी भी आती है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका। खंबात की खाड़ी आती है कहाँ पर, अरब सागर में, और अरब सागर में कहाँ, यानी कि कच्छ का रण है उस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर, ठीक है। कच्छ की खाड़ी आती है, ये वाली है ना, ये भाग है जो अंदर, ये यहाँ पानी का जो एरिया है ये है कच्छ की खाड़ी, इसको कच्छ की खाड़ी बोला जाता है, इसको खंबात की खाड़ी बोला जाता है। इस कंप्लीट एरिया को अरब सागर कहा जाता है, ठीक है। ये सारा भाग क्या है, अरब सागर है। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ क्या है, मन्नार की खाड़ी है, ये पुल है, ठीक है। कौन सा, आदम ब्रिज या आदम पुल या राम सेतु पुल भी बोल सकते हो। और यहाँ पर द्वीप है कौन सा, पंबन द्वीप, और यहाँ द्वीप है, इसी के ऊपर भारत का कौन सा, रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। और यहाँ पाक जल स्टेट थोड़ी सी क्या है, जल यानी कि जल की एक संकरी लाइन है जो भारत और किसको अलग करती है, ये कंप्लीट, ये क्या है, पाक जल स्टेट है। तो भारत और श्रीलंका के बीच का ये पार्ट आपको याद रखना है। हो जाएंगे याद आराम से, कर लोगे, हैं, बोर हो गए क्या, नहीं हुए ना, वेरी गुड। आगे देखो, भारत का यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर है एक केंद्र शासित प्रदेश, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैसे तो अगर बात करें ना, बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत के टोटल कितने द्वीप आते हैं, 500 आते हैं, छोटे बड़े मिला करके, ठीक है। अब काफ़ी तो 2022 के अंदर, 2021 में भी, 2023 में भी उनके नाम चेंज किए गए हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम रखा गया है नाम, इसी तरीके से कौन सा, सुषमा स्वराज नाम रखा गया है ना। तो इस तरीके से उनके नाम चेंज हुए हैं। लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना बंगाल की खाड़ी के अंदर, ये कंप्लीट है। ये वाला पार्ट तो कहलाता है अंडमान, ठीक है। क्या कहलाता है, अंडमान कहलाता है। ये वाला पार्ट कहलाता है निकोबार, ठीक है। क्या कहलाता है भाई, ये निकोबार कहलाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरीके से। तो अब इनको है ना, यहाँ पर इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को ये एक लाइन अलग करती है। और एक चीज और याद रखनी है, यानी कि जलीय भाग से कोई भी अगर अक्षांश रेखा गुजरती है तो उसको बोला जाता है चैनल, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, चैनल कहा जाता है। पेपर में सीधा पूछेंगे आपसे 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल नाम सुने हैं ना। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, नाम सुना है ना। 9 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है। 11 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है। ग्रैंड चैनल है वो किस किस को अलग करता है, ठीक है। ग्रैंड चैनल ये किस किस को अलग करता है, ये पेपर में पूछे जाते हैं सीधे भाई, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है, यहाँ स्थित है। अंडमान और निकोबार, इन दोनों को ये जो लाइन अलग करती है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है
10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या कहलाता है ये? 10 डिग्री चैनल कहलाता है। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, जो पूछना है मुझसे पूछ ले, क्या पूछना चाहते हो? हाँ, तो देखिए मैंने अभी बताया यहाँ पर, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ये वाला पार्ट है हमारे निकोबार का कितना दूर है, मतलब ग्लोब के ऊपर अगर हम बात करें तो इस ग्लोब के ऊपर हमारा जो भारत यहाँ स्थित है, तो इस भूमध्य रेखा से कितना दूर है। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछे, भारत है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो कितनी दूरी पर स्थित है भाई? ये 876 किलोमीटर दूर। ठीक है, कितना दूर है? 876, सिर्फ इतना ही दूर है भूमध्य रेखा से। इसी कारण दक्षिण भारत में वैसे ज़्यादा गर्मी भी होती है, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादा गर्मी भी क्यों नहीं हो? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हम 3 तरफ से किससे घिरे हुए हैं? जल से घिरे हुए हैं, इस वजह से। ठीक है, ये रीजन है कि भूमध्य रेखा के पास में है और फिर भी दक्षिण भारत के अंदर सब ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? जल की अधिकता होना। अच्छा, कितना दूर है भाई ये? 876 किलोमीटर दूर स्थित होना। अच्छा, अब देखो अंडमान है ना, इस अंडमान और निकोबार इन दोनों के अंदर टोटल द्वीपों की बात करें तो कितने आते हैं? 7। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं। 7 में से 4 कहाँ पर हैं? 4 तो अंडमान में आते हैं और 3 कहाँ पर हैं? 3 निकोबार में आते हैं। नाम पूछते हैं इनसे कि अंडमान का कौन सा एरिया है वो इसका भाग है, कौन सा एरिया है वो इसका भाग है। सबसे लास्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इनके चारों के नाम ये पता होने चाहिए, अंडमान वाले के और 3 कौन से? लास्ट वाले के भाई। तो सबसे वाला ऊपरी जो भाग है इसको बोला जाता है उत्तरी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान के नाम से। दूसरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तीसरा जो पार्ट आता है इसको बोला जाता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, इस तरीके से ग्रेट निकोबार, निकोबार के भी क्या हैं? अलग अलग पार्ट हैं। कितने? 3। सबसे ऊपरी जो पार्ट है इसको किस नाम से जानते हैं? बीच वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? और लास्ट वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं? तो सबसे ऊपरी जो भाग है इसको तो बोला जाता है उत्तरी निकोबार, उत्तरी निकोबार। और बीच वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ग्रेट निकोबार कहा जाता है। इस तरीके से इनके क्या हैं? नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल द्वीपों की बात करें तो कितने हैं? 7। 4 किसमें हैं? अंडमान में, 3 किसमें हैं? निकोबार में। भारत का सबसे लास्ट बिंदु कौन सा? पिगमेलियन पॉइंट या प्रासन पॉइंट किसमें है? ग्रेट निकोबार के अंदर है। और भारत का यही बिंदु किससे? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर यानी कि दूसरा पड़ोसी देश है, और दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा है? इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया भी अगर ऑप्शन ना मिले ना तो इंडोनेशिया के 2 द्वीप आते हैं यहाँ पर। 2 द्वीप कौन कौन से हैं? छोटे छोटे द्वीप हैं ये दोनों। एक का नाम है जावा और दूसरे का नाम क्या है? सुमात्रा। अगर आपको याद हो सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि किस किस को अलग करती है? तो सुंडा जल संधि अलग करती है जावा और सुमात्रा को। तो ये वाले पार्ट आते हैं किसमें? यानी कि निकटतम पड़ोसी किसके? भारत के दूसरे। अगर यहाँ अंडमान निकोबार की बात करें तो निकटतम आएगा इंडोनेशिया, और भारत का निकटतम की बात करेंगे दक्षिण में तो आएगा कौन सा? श्रीलंका। और दूसरे की बात करेंगे तो आएगा कौन सा? इंडोनेशिया। क्वेश्चन देखना है किस तरीके से पूछा गया है, कर लोगे आराम से। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ से एक पासेज है, एक दर्रा है जो यहाँ से गुजरता है।
ठीक है, जो क्या करता है इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अलग करता है, यानी कि मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। तो कौन सा है भाई वो? डंकन दर्रा। डंकन दर्रा कहाँ पर है? तो डंकन दर्रा अंडमान निकोबार के अंदर है। और डंकन दर्रा किस किस को अलग करता है? डंकन दर्रा अलग करता है मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। इसी तरीके से देखो, मैंने यहाँ पर भारत का पूर्व में पड़ोसी देश बताया था। पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा था? म्यांमार था ना। तो म्यांमार के भी तो बंगाल की खाड़ी के अंदर द्वीप हैं। तो म्यांमार का एक द्वीप आता है यहाँ पर, कौन सा? कोको द्वीप। कोको द्वीप कौन से देश का द्वीप है? तो कोको द्वीप आता है म्यांमार देश का द्वीपीय देश। ठीक है, और इस कोको द्वीप और इस वाले एरिया को, इन दोनों को जो यहाँ से अलग करते हैं ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये जो संकरी लाइन इनको अलग करती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम है कोको स्ट्रेट। ठीक है, क्या नाम आता है भाई? कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट अलग करता है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को। डंकन दर्रा अलग करता है किसको? मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। और 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताओ। भारत की, हाँ, कौन सी है? K2। दूसरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी? 86-11 किलोमीटर। मुख्य भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है उसकी? 85-96। ठीक है, 85-96 उसकी क्या है? ऊंचाई। इसी तरीके से अंडमान निकोबार की भी एक ऊंची चोटी आती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ठीक है, कौन सी है भाई? सैंडल पीक है। और सैंडल पीक कहाँ पर है? तो सैंडल पीक आती है इस वाले पार्ट में। कौन से में? मध्य अंडमान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान के अंदर स्थित है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। क्या है ये? ऊंची है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, मैंने आपको एक और लिखवाया था, कौन सा? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल कहाँ पर है? तो ग्रैंड चैनल अलग करता है किसको? इंडोनेशिया और भारत को। इंडोनेशिया और भारत को जो अलग करता है वो कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रैंड चैनल अलग करता है। हो जाएंगे आराम से, याद कर लोगे ना? हाँ, हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अरब सागर के अंदर भारत का एक द्वीपीय देश ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई। और कौन सा है अरब सागर में भारत का केंद्र शासित प्रदेश? वेरी गुड। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ था? लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ था? है? मूंगा चट्टान। मूंगा चट्टान को जीवित रहने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? मूंगा चट्टान है क्या? परवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी? कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में? लंबाई कितनी? पूर्वी भाग में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लंबाई कितनी उसकी? 1922 किलोमीटर क्या है वो? लंबी है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित किससे? अरब सागर के अंदर हमारा कौन सा? लक्षद्वीप, उससे रिलेटेड बातें याद करनी है। देखिए, ये वाला भारत का दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर है कौन सा? यहाँ एक भारत का द्वीप है, यहाँ एक भारत का द्वीप है, और यहाँ एक क्या है? देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है, तो यहाँ द्वीपीय देश है, वो कौन सा है भाई? मालदीव। ठीक है, कौन सा आता है? मालदीव आता है। ये जो है ये कौन सा है? ये है मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय अरब ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है। ठीक है, इसके बाद ये वाला है यहाँ पर, ये है कौन सा? ये है लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा है? लक्षद्वीप है। अभी मैंने यहाँ पर लिखवाए क्या भाई? 8 डिग्री चैनल और कौन सा? 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? किस किस के बीच में स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल तो कहाँ पर है? 9 डिग्री किसको अलग करेगा? हाँ, किस किस को अलग करेगा भाई? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ठीक है, और 8 डिग्री किसको अलग करेगा? मालदीव और मिनिकॉय को। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती कहाँ है? कहाँ पर?
मिनिकाय पर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है वो? मिनिकाय पर स्थित है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप में टोटल द्वीप कितने हैं? 36। ठीक है, कितने आते हैं यहाँ इस एरिया के अंदर? लक्षद्वीप के 36 द्वीपीय यानी कि द्वीप हैं। इन 36 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर ही क्या मिलता है? जीवन, मनुष्य निवास कर सकता है। ठीक है, 10 द्वीप हैं जिनके ऊपर मनुष्य क्या करता है? निवास करता है। अगर मनुष्य निवास करेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, सीधी सी बात है, आपस में लड़ेंगे तो कोर्ट केस होगा, है ना? कोर्ट केस होगा तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कौन सा है? केरल। केरल तो हाई कोर्ट ही नहीं है कोई। कौन सा है लक्षद्वीप के हाई कोर्ट का नाम बताइए। मतलब अपनी जो लड़ाई झगड़ा है उस समस्या का समाधान करने के लिए कोर्ट में जाएंगे ना, तो इनका हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिल्कुल केरल के अंदर है, लेकिन केरल के हाई कोर्ट का भी नाम बताओ क्या है? क्या बोल रहे हो? हाँ, एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम क्या है यहाँ पर? कौन सा हाई कोर्ट? सांझे का हाई कोर्ट है ये। किस किस का? केरल का और इसका लक्षद्वीप का। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी बता दो, शाबाश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हाई कोर्ट का नाम क्या है? इसका भी तो सांझे का है ना। ये अपनी सुनवाई करने के लिए कहाँ जाएंगे? ये ऊपर जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट का नाम क्या है? कोलकाता। ठीक है, कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। तो दोनों को याद रखना, इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? केरल के अंदर, और इनका हाई कोर्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है टोटल? 25। 25वां कौन सा? 25वां कौन सा? अमरावती। अमरावती हाई कोर्ट किसका बना है? वो कौन से स्टेट का है? हैं? तेलंगाना का नहीं भाई, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किसका बना है? आंध्र प्रदेश का बना है 25वां हाई कोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने मैप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे ना वो सारे कवर कर लिए भाई। किसी को यहाँ से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। जो मैप है, जो पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैप से, वो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद भी हो गए होंगे। हुए कुछ याद? लेकिन आज तो नींदा हुआ है, नहीं यार? देखो बैठी है ना, खड़ी हो जा, 2 मिनट खड़ी हो जा, शाबाश। अब इसके बाद भारत का विभाजन पढ़ते हैं। नींद उड़ जाएगी, कोई बात नहीं। भारत का विभाजन वर्तमान में अगर बात करें, स्टैटिक रूप से या प्रादेशिक रूप से अगर बात करें, भारत को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? प्रादेशिक रूप से। प्रादेशिक का मतलब प्रदेशों के अनुसार, प्रदेश का मतलब राज्यों के अनुसार। कितने में डिवाइड है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन प्राकृतिक के रूप में अगर बात करें, नेचुरल रूप में अगर बात करें, तो कितने पार्ट में डिवाइड है? ठीक है, प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में है? मतलब जो एरिया पर्वतीय है ना, तो उसका नाम पर्वत कर दिया। ठीक है, जो एरिया मैदानी है उसका नाम मैदानी भाग कर दिया। जो एरिया समुद्र के साथ लगता है उसका नाम तटीय नाम रख दिया। जो एरिया यानी कि जल के अंदर है उसका नाम क्या कर दिया? द्वीपीय भाग कर दिया। और जो एरिया यानी कि उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर पठारी, पर्वत और मतलब समतल भी एरिया मिल सकता है, उसका नाम क्या कर दिया? पठार रख दिया। तो इस तरीके से हमने प्राकृतिक आधार पर क्या कर दिया? भारत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने भागों में बांटा भाई? 5 में। और प्रादेशिक आधार पर बात करें ना, तो प्रादेशिक के आधार पर कितने में है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, प्रादेशिक में ये है और प्राकृतिक में कितना है? 5 में। ठीक है, अब वो 5 हैं कौन कौन से? कौन कौन सा एरिया है जिसको इसमें डिवाइड कर रखा है? सबसे पहले भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हैं? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय। ठीक है, कौन सी है भाई? हिमालय। और विश्व की एंडीज कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? हैं?
कहाँ है बताओ शाबाश। एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और रॉकीज, रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आएगी कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो आएगी कौन सी? हिमालय पर्वत, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आएगी कौन सी? हिमालय पर्वत। और भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो भी कौन सी होगी? हिमालय पर्वत ही, ठीक है। कौन सी है? हिमालय ही। लेकिन हिमालय के अंदर भी पर्वत श्रेणी है कौन सी? काराकोरम, ठीक है, उसको भी याद रखना। बंद कर ले रहा फोन में, क्यों परेशान हो रहा है? हैं? कर दे बंद, साइड में रख दे। अब देखो, यानी कि ये वाला पार्ट है, ये इस वाले भाग में है ना, क्या है? इस वाले भाग में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत कहाँ फैला हुआ है? उत्तर में फैला हुआ है। तो इस कारण से इसका नाम रख दिया क्या? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। क्या नाम रखा इसका? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नाम रखा। अब इसमें हिमालय है तो इसी को ही किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा जो भाग है, ये वाला सारा एरिया है ना भारत का, ये बिल्कुल समतल है भाई, ठीक है, मैदानी एरिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग मिलता है, सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? यहाँ पर पैदावार की जाती है। तो इस भाग को क्या नाम दे दिया? इस भाग को नाम दे दिया मैदानी भाग, ठीक है, या भारत का समतल मैदान, भारत का समतल मैदान, ठीक है। तीसरा जो पार्ट आता है भारत का, तीसरा पार्ट आता है ये वाला, ये बीच वाला एरिया, ये सारा, ठीक है। इस वाले भाग में है ना पठार सबसे ज्यादा है। पठार किसको बोला जाता है? पहले तो ये बताओ, पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं? अंतर भी तो पता होना चाहिए। शाबाश, पेपर में पूछा जा है पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और पहाड़ क्या होता है, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है? प्लेटू मत बता देना कि प्लेटू ने पठार बोले हैं, प्लेटू तो इंग्लिश नाम हो गया ना इसका, इस कारण से। तो पठार पर्वत क्या है? ये धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग है भाई, है ना। पठार भी ऊंचा उठा, पर्वत भी ऊंचा और पहाड़ भी ऊंचा, है ना। तो पर्वत तो क्या है? ऊपर से क्या मिलेंगे? नुकीले, धरातल से ऊंचा उठा हुआ एरिया, लेकिन ऊपर से कैसा? नुकीला भाग, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। और पर्वत का छोटा रूप क्या कहलाएगा? पहाड़ कहलाएगा। लेकिन पठार क्या होगा? धरातल से ऊंचा उठा हुआ है एरिया, लेकिन ये वाला भाग कैसा मिलेगा? ये वाला भाग मिलेगा मेज की आकृति का, बिल्कुल सपाट मैदान, ठीक है, जैसे ये मेज है इस तरीके का मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो भारत का दक्षिणी भाग है ना, ये सारा पठारी है। धरातल तो ऊंचा है लेकिन सपाट है ऊपर से, ठीक है, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? पठारी भाग बोला जाता है। आपको पता है कि दक्षिण का भाग प्रायद्वीप कहलाता है, तो इस कारण से इसका तीसरा नाम क्या लिख दिया? तीसरा नाम रखा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठार। अब इसके बाद भारत का ये वाला भाग है सारा, ये वाला भाग किसके साथ में? जल के साथ सीमा बनाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? जलीय, ये तटीय मैदान, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? तटीय मैदान कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर भारत के द्वीप थे और यहाँ भारत के द्वीप थे, तो जो भी द्वीपीय भाग है उसको क्या नाम लिख दिया इसने? द्वीप समूह, ठीक है। क्या रखा है? इसका नाम है द्वीप समूह। इस तरीके से क्या है? इनको डिवाइड कर दिया कितने भागों में? 5 भागों में, ठीक है। प्राकृतिक आधार पर कितने पार्ट हैं इसके? 5 भाग है। कितना टाइम हो गया जी? 1:15 हो गया। करवा दूं और? है नहीं, ऊपर का जान लगा। हाँ पता है, मतलब क्या है, ये थोड़ा सा है ना, सारा ये समझने वाली चीजें हैं ये, ठीक है, इस कारण से है। नहीं रहने दो, पानी को दो। अब देखो अभी यहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? प्राकृतिक वाला जो पार्ट है इससे क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेंगे? सीधा क्वेश्चन पूछेंगे बाबर किसको बोलते हैं, बाबर क्या होता है, ठीक है। दूसरा खादर किसे कहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है तराई वाला एरिया, तराई किसे कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जहां से 3 नदियां निकलती हैं, तीनों दिशाओं के अंदर चली जाती हैं, कौन सा भाग है जो, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन से भाग को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि जो हमारे जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के कितने पार्ट हैं, पश्चिमी घाट के कितने पार्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाएंगे भाई। या फिर काठियावाड़ जो तट है, वो वाला एरिया है, वो कहाँ पर स्थित है। इनसे ये चीज आप समझोगे ना, तब जाके आपके समझ में आएंगे। क्वेश्चन आ जाए मान लो, यानी कि पूर्वी तट है, पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले पूर्वी तट पता होना चाहिए, पूर्वी तट है कहाँ पर। उत्तरी सरकार तट किसका पार्ट है, कोरोमंडल किसका पार्ट है। कौन से तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कौन सा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सर्दियों में, सर्दियों में वर्षा होती है, वो कौन से मानसून से होती है। ऐसा कौन सा तट है जिससे मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है, कौन से तट से भारत मानसून प्रवेश करता है। ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ये चीज तब याद रहेगी जब आप इन चीजों को यहाँ पर इन समझ लोगे, नहीं तो रट्टे मारने पड़ेंगे सारा के। किताब लाओ वन लाइनर और उनके रट्टे मारो, लेकिन यहाँ समझ लोगे ना तो आराम से सारी चीज एक बार में याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, हिमालय पर्वत। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। कितने भागों में, 2 भागों में। 2 भाग इसके कौन कौन से बना दिए, एक तो जो प्राकृतिक रूप से है उसके आधार पर, प्राकृतिक आधार पर। दूसरा कौन सा, यानी कि जिस जिस राज्य से गुजरता है उसके आधार पर, जिसको किस नाम से जानते हैं, प्रादेशिक, ठीक है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के 2 पार्ट, एक तो प्राकृतिक विभाजन और दूसरा कौन सा, प्रादेशिक विभाजन। फिर इनको सब पार्ट में, यानी कि इसके दोबारा से पार्ट बना दिए। दोबारा से इसके कौन कौन से पार्ट बनाए भाई, इसके पार्ट बना दिए यहाँ पर 4-4, ठीक है। देखो पहला तो कौन सा है, प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। और फिर दूसरा आता है यहाँ पर कौन सा, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। अब ये यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे, यानी कि सबसे पहला जो पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। कितने पार्ट हैं इसके, 4। और सबसे पहला पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रांस हिमालय। कैलाश पर्वत श्रेणी का नाम सुना है, कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील नाम सुना है ना, कहाँ है, तिब्बत का पठार। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत के पठार वाले एरिया में। पूछ लेंगे हिमालय का कौन सा भाग है, कौन से हिमालय का पार्ट आती है ये, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर नाम सुने हैं। काराकोरम श्रेणी के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2, कौन से हिमालय का पार्ट आती है। ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो प्राकृतिक आधार पर इसको कितने भागों में बांटा, 4 में। 4 कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है कौन सा, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। और सर्वोच्च हिमालय का ही दूसरा नाम क्या आ जाएगा, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। और तीसरा जो पार्ट आता है इसका वो है कौन सा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है भाई। और लास्ट आता है कौन सा, शिवालिक हिमालय। हरियाणा जी के अगर आपने पढ़ी है, अगर आपको याद है तो शिवालिक हिमालय हरियाणा के कौन से एरिया में मिलती है, उत्तरी एरिया के अंदर आती हैं। तो वो वाले भी किसके पार्ट हैं, इसी का ही है, ठीक है। तो प्राकृतिक आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 में। चारों के नाम याद हो जाएंगे ना आराम से, कौन कौन सा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और कौन सा, शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, सर्वोच्च वाला। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय वाला। हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, शिवालिक हिमालय। हिमालय का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। हिमालय का प्रवेश द्वार है कहाँ पर, हिमालय का प्रवेश द्वार है हरिद्वार के अंदर, ठीक है। कहाँ है, हरिद्वार में। तो ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से प्रादेशिक विभाजन कर रखा है। तो प्रादेशिक विभाजन में कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे भाई इसके, सबसे पहले आएगा कौन सा, कश्मीर हिमालय। इसी कश्मीर हिमालय का दूसरा नाम आता है पंजाब हिमालय, ठीक है। कौन सा भाई, पंजाब हिमालय। दूसरा जो भाग आता है इसका कौन सा, कुमायूं हिमालय,
ठीक है, कौन सा है? कुमायूं हिमालय। तीसरा जो पार्ट आता है इसका, और तीसरा पार्ट है कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है, कौन सा है? नेपाल हिमालय। और लास्ट जो आता है वो कौन सा है? असम हिमालय। ठीक है, कौन सा भाग आता है इसका? असम हिमालय। इस तरीके से है भाई ये। ठीक है, अब इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं वो सारे। ट्रांस हिमालय, फिर कौन सा है? सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर कभी पढ़ेंगे इन सबको अच्छे से। ठीक है, क्या भाई? कल आऊँगी ना? आऊँ क्यों नहीं गई? आऊँगी भाई। ठीक है, कल भी आऊँगी, परसों भी आऊँगी, जब बुलाओगे उसी टाइम पर आऊँगी।